नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। द करंट अफेयर शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 5 जून और आज है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। तो आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ, आप लोगों से बहुत बहुत अपेक्षाएं हैं कि आप लोग पर्यावरण का ध्यान रख रहे होंगे। और आज आप लोग खुद से ही यह संकल्प करें कि आने वाले वर्षों में हम पर्यावरण को सुधारने का, उसमें इम्प्रूवमेंट करने का अंदर से ही संकल्प लेते हैं और कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। पूरा प्रयास करेंगे कि पर्यावरण को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सके, इकोसिस्टम को कैसे बचाया जा सके, बायोडाइवर्सिटी कैसे बढ़ाई जा सके। चूंकि आप लोग यूपीएससी यूपीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, तो आप लोगों से ये उम्मीद की ही जा सकती है कि आप इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन में जो है उसको कम से कम करें। इन्वायरमेंट डिग्रेड जितना ज़्यादा होगा उतना ही नुकसान पूरी दुनिया को होगा। और आपको पता ही होगा कि अब तक जो है पूरी दुनिया में तकरीबन 40% जो भूमि है वो डिग्रेड हो चुकी है। तो आने वाले वर्षों में अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग जो है हमारी पूरी जनसंख्या पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव होगा। ठीक है, तो करंट अफेयर में हम लोग डेली न्यूज एनालिसिस, यूपीएससी प्री प्रैक्टिस और मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर भी जो है ध्यान अपना लगाते हैं और उसमें पूरा प्रयास करते हैं कि आपको मदद हो सके। ठीक है, चलिए आज के आर्टिकल्स के बारे में समझ लेते हैं। तो आज जो है डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स में आपको बीजेपी का एक फॉल डाउन आपको दिखेगा, जो कि 2024 की जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें जो रिजल्ट आया है उसमें बीजेपी का जो प्रदर्शन है 2019 के मुकाबले में उसमें काफी गिरावट देखी गई है। और इस बार जो है गठबंधन सरकार की उम्मीदें ज्यादा हैं। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी चीज, इस बार का जो प्रदर्शन है वो 2019 के मुकाबले काफी निराशाजनक रहा और इंडिया ब्लॉक जो है उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया इस हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट देखा गया। सपा पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी, उसका भी उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। ठीक है, अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। बैक्टीरिया में एक ऐसा जीन है जो कि खुद को इन्फेक्शन से बचाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। यह एक प्रक्रिया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी समझेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, और एक एक इशू है जिसमें इकोनॉमिक इशूज हैं, खास करके आर्थिक समस्याएं जो भारत की हैं। और अभी चूंकि लोकसभा के चुनाव हुए हैं, संपन्न हुए हैं, उनका रिजल्ट भी आया है, तो उसके संबंध में बातचीत की गई है। बीजेपी सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट जो है या बीजेपी जो पार्टी है उसके 2024 लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप जो सेंसेक्स है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उस पर भी एक प्रकार से नकारात्मक असर पड़ा है और जो शेयर्स हैं वो डाउन हुए हैं। और चूंकि आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है तो उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए समय न गवाते हुए पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज देखेंगे बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा वो 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसा रहा, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा, आप लोग भी काफी अपडेट रहे होंगे इसके बारे में। तो इसमें ऐसा देखा गया कि इस बार जो बीजेपी सरकार, बीजेपी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन खास करके उत्तर प्रदेश में काफी खराब रहा। उसने पिछले 2019 के मुकाबले इस बार जो बीजेपी है उसकी वोट सीट में 63 सीटों की गिरावट देखी गई है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 63 सीट्स जो है उसमें गिरावट देखी गई। खास करके उत्तर प्रदेश में इसकी स्थिति बहुत ही खराब थी। 2019 में तो काफी अच्छी स्थिति थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो टोटल 240 सीट पर ही पहुंच पाई है बीजेपी। ठीक है, और ये काफी निराशाजनक है। और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे या एग्जिट पोल के अनुसार जो कहा जा रहा था कि अब की बार 400 पार, ये वाला जो स्लोगन था, ये वाला जो जुमला था, वो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि गलत साबित हुआ, अनुमान गलत साबित हुए। और इससे ये भी सिद्ध होता है किस तरीके से जो मीडिया है वो सही काम नहीं कर पा रही है, सही तरीके से जो है वो अपना प्रिडिक्शन नहीं कर पा रही है। तो एनडीए जो है, एनडीए गवर्नमेंट जो है, एनडीए जो पार्टी है उसको 292 वोट मिले, टोटल सीट्स मिली हैं। ठीक है, और इस बार जो इंडिया ब्लॉक है उसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और उसने 234 सीटों पर कब्जा कर लिया, जिसमें से अकेले कांग्रेस ने 99 सीटों पर कब्जा किया। ठीक है, तो इस तरीके से जो एनडीए सरकार है, एनडीए गवर्नमेंट है,
उसको अगर सरकार बनानी होगी इस बार तीसरे टर्म के लिए, तो उसको अपने अन्य सहयोगियों पर भी डिपेंडेंट रहना होगा, जैसे कि आप टीडीपी को समझ सकते हैं और जेडीयू को, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को, ठीक है। तो मतलब एक प्रकार से आप बहुमत बनता हुआ देख नहीं पा रहे हैं, एकल बहुमत जिसको बोलते हैं, कि 272 का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा जो है टच नहीं कर पाई बीजेपी, और ये काफी निराशाजनक है, खास करके बीजेपी समर्थकों के लिए, ठीक है। हालांकि लोकतंत्र में पार्टियों का जो बदलाव है, जो शासन का बदलाव है, वो बहुत आवश्यक चीज है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन गठबंधन सरकार के कुछ अपने भी नुकसान हैं, जैसा कि आपने शेयर मार्केट में देखा होगा। शेयर मार्केट में आपको सीधा सीधा नुकसान नजर आ रहा होगा, क्योंकि जो भी निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको लगता है कि जब अनस्टेबल गवर्नमेंट आती है, गठबंधन सरकार आती है, तो उस पर पैसा लगाने में उनको ये समस्या होती है, कोई भी पॉलिसी अगर केंद्र सरकार लागू करना चाहेगी, तो उसके लिए उसको कई लोगों से पूछना पड़ेगा, वो आत्मनिर्भर या स्वतंत्र नहीं रहती है, तो इसलिए काफी नुकसान देखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप देखें अप डाउन्स में, तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी के 63 सीटें जो हैं उसमें गिरावट देखी गई। तेलुगु देशम पार्टी जो है, टीडीपी जो है, उसकी सीटों में 13 सीटों की वृद्धि हुई, 13 लोकसभा सीटें उसकी बढ़ गई। जेडीयू में 4 गिरावट देखी गई, एलजेपी जो है उसमें भी 1 की गिरावट देखी गई, और जेडीएस जो है उसमें जो है 1 का बढ़ोतरी देखते हैं आप। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसमें 47 सीट्स की बढ़ोतरी हुई, ये काफी अच्छा रहा। और सपा जो है वो 32 सीट्स की बढ़ोतरी उसकी देखेगी लोकसभा में, खास करके उत्तर प्रदेश में। और एआईटीसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है उसमें 7 सीट का बढ़ोतरी होता है, और लेफ्ट जो है उसके लिए 3 सीटें जो है बढ़ गई इस बार, ठीक है। ये पूरा मामला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार तीसरे टर्म के लिए वापस पावर में आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि उनको इसके लिए अपने एलाइज पर डिपेंडेंट रहना होगा, अपने गठबंधन सरकार पार्टीज पर डिपेंडेंट रहना होगा, क्योंकि जो 272 सीट उनको हासिल करनी थी वो सीट उनसे हो नहीं पाया, वो हासिल नहीं कर पाए। इसलिए अगर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस उस हिसाब से देखा जाए, अगर उसमें कोई गड़बड़ी ना हुई, तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की कगार पर है नरेंद्र मोदी, ठीक है। क्योंकि अगर एनडीए की बात की जाए, तो एनडीए जो सरकार है, एनडीए जो पार्टी है, उसको टोटल कुल मिलाकर के 292 सीटें हासिल हुई हैं, जिसमें आप आराम से जो है सरकार बना सकते हैं। परंतु अगर कोई उठापटक उसमें हुई, कोई रणनीतिक खेल हुआ, तो मामला पलट भी सकता है, ठीक है। अगर आप कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस ने कुल 99 सीटों पर कब्जा कर लिया है, जो कि 2019 के 52 के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन कह सकते हैं आप। बीजेपी ने बहुत बड़ी एक प्रकार से हार ऐसे बोल सकते हैं कि एक निराशा इसको मिली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन वहीं उसकी सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई, ठीक है। दूसरे राजस्थान में भी वही स्थिति रही। अगर आप उड़ीसा की बात करेंगे, तो उड़ीसा में जो है बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, जिसमें उन्होंने 21 सीटों में से 19 सीटों पर कब्जा कर लिया, और जो असेंबली के चुनाव थे वहां भी बीजेपी की ही सरकार बन रही है, ठीक है। अगर इस पूरे लोकसभा चुनावों को ठीक ढंग से एनालाइज किया जाए, उसका सही से विश्लेषण किया जाए, तो हमको पता चलता है कि इस बार जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं ओबीसी वोटर्स तक उसकी पहुंच बहुत ही बेहतरीन रही, और इसी वजह से जो है उसने अपने सीटों में बढ़ोतरी देखी, ठीक है, आप ये समझ सकते हैं। और समाजवादी पार्टी ने भी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, खास करके उत्तर प्रदेश में। और वो मुख्यतः उत्तर प्रदेश से ही लड़ती है, जिसमें उसकी सीटें जो हैं बहुत अच्छी रही, ठीक है। वो बीजेपी की बात कर जाए, तो बीजेपी जो है वो 35 तक ही सिमट कर रह गई, ठीक है। और अगर देखें तो 2019 में उसने टोटल 62 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार उसकी टैली जो है वो 35 तक ही आकर रुक गई, और यही सबसे बड़ा कारण रहा कि बीजेपी को अगर सरकार बनानी है, तो उसको अपने एलाइज पर, अपने गठबंधन दोस्तों पर जो है निर्भर रहना होगा, ठीक है। ये पूरा मामला है। आप थोड़ा सा कुछ आप चार टेबल, जो टेबल है वो दिखाता है कि आंध्र प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस जो हुए हैं उसमें टीडीपी जो है सरकार बना रही दोबारा से, ठीक है। चंद्रबाबू नायडू जो है मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले हैं जल्दी ही, उन्होंने टोटल 135 सीटों से जीतकर उन्होंने बहुमत की सरकार बनाई है, ठीक है। टोटल 175 सीट्स हैं असेंबली की, ठीक है। अब
उड़ीसा असेंबली इलेक्शन की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा 78 सीटों पर जीत हासिल की। उसके बाद बीजेडी और आईएनसी क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। और इससे ये भी पता चलता है कि उड़ीसा में जो है सरकार किसकी बनने वाली है, बीजेपी की सरकार बनने वाली है। ठीक है, ये पूरा मामला रहा। गोवा की बात करेंगे। अब ये सारे जो इलेक्शन, ये जो सारे आपको टैली, ये जो टेबल दिख रहा है, ये सब लोकसभा के हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे गोवा में अगर पूरी बात की जाए तो गोवा में एनडीए को एक सीट मिली है 2024 में, इंडिया ब्लॉक को एक सीट मिली है। ठीक है, और अगर हम वोट काउंट देखेंगे तो वोट काउंट से पता चलेगा कि एनडीए का जो वोट काउंट है वो 0.5% का गिरावट उसमें देखा गया है। ठीक है, पंजाब में अगर देखेंगे तो पंजाब में सबसे ज्यादा सीट जो जीती है वो है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली है पंजाब से, ये बहुत बड़ी बात है कि हालांकि पंजाब पर वैसे भी अगर इतिहास उठाकर देखें तो जो एनडीए गवर्नमेंट है उसको पंजाब से बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिलता है। तो इस बार एनडीए जो है 0 स्थान पर, एक प्रकार से एक भी सीट नहीं मिला उसको। ठीक है, अगर आपकी बात करेंगे तो आप जो है वहां से 3 सीटें लेकर काफी अच्छी पोजीशन में है। ठीक है, अब गुजरात की अगर बात करेंगे जो कि मोदी जी का जो है एक प्रकार से गृह है, होम है, तो वहां से जो एनडीए ने 2024 में 25 सीटें जीती हैं। ठीक है, और अगर वोट काउंट की बात करें 2024 में इनको टोटल वहां का 61.8% शेयर मिला वोट का, जिसमें 0.5% की गिरावट देखी गई। ठीक है, और इंडिया को तो केवल एक, इंडिया ब्लॉक जो है उसको 2024 में गुजरात से केवल एक सीट मिली है। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं एनडीए को टोटल 36 सीटें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 2024 में जो वोट काउंट है वो है 43.7%। इसमें भारी गिरावट देखी गई, 9.1% वोट काउंट जो है गिर गया है। ये काफी सोचने वाली बात है। और इंडिया ब्लॉक को टोटल 43 वोट्स मिले हैं, सॉरी सीट्स मिली हैं, जिसमें वोट काउंट अगर देखेंगे तो उसको 43.2% वोट मिले, जिसमें 18.8% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, ये इंक्रीज हुआ है, ये पूरा मामला है। बहुत सारे टेबल और हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण राज्य है वहां की बात करेंगे बस। ठीक है, अब जैसे तमिलनाडु से देखेंगे तो तमिलनाडु में एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली है, वहां पर उसके टेबल के सामने आपको 0 लिखा हुआ मिलेगा। और अगर हरियाणा की बात करेंगे तो वहां से 5 सीटें जो है एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और इंडिया को भी उतनी ही सीटें मिली हैं। ठीक है, वोट काउंट आप हर जगह अगर देखेंगे तो हर जगह आपको देखेगा जो वोट शेयर है उसमें एनडीए के वोट शेयर में यहाँ तो 12% की गिरावट देखी जा रही है। ठीक है, तो ये अगर 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसको विश्लेषित किया जाए तो उससे ये पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी नीतियां जो कि बीजेपी की जनता में भारी पड़ गई, उसकी वजह से उसके वोट शेयर जो है वो काफी कम हो गए। ठीक है, खास करके 2019 के मुकाबले। ये एक बहुत ऑल इंडिया मैप, अखिल भारतीय एक आपको पूरा पैमाना दिख रहा होगा, जिसमें आपको ये जो कलर है जिसको आप भगवा कलर बोलते हैं, उसके कलर से आप पहचान सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर पूरा के सरकार बन रही है या जो सीट्स हैं वो बीजेपी को मिलने वाली हैं। ठीक है, खास करके सेंट्रल इंडिया पूरी तरीके से बीजेपी के लिए है। ठीक है, और अगर आप 2019 से इसकी तुलना करेंगे तो 2019 से अगर इसकी तुलना करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि इसमें सेंट्रल और पूरा वेस्ट इंडिया जो है वो पूरा बीजेपी के लिए ही, पूरा एनडीए गवर्नमेंट का ही है। ठीक है, खास करके बीजेपी का। लेकिन इसमें अगर 2024 वाला एटलस या मैप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी जगह अन्य सरकारें, जैसे खास करके कांग्रेस। ठीक है, ये वेस्ट इंडिया का इलाका आप देखेंगे, इधर पूरा कांग्रेस सरकार बन रही है या कांग्रेस ने अपनी सीटों पर जीत हासिल की, ये पूरा मामला आपका है। ठीक है, अब चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। इसमें एक बैक्टीरिया की बात की जा रही है जिसमें एक नया जीन ऐसा डेवलप है, एक ऐसा नया जीन डेवलप हुआ है, डेवलप किया गया है, उसकी खोज हुई है जिस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके स्वयं को बैक्टीरियोफेज वायरस से बचाता है। ठीक है, अब समझते हैं कि पूरा आर्टिकल क्या है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने एक सुझाव अपने रिपोर्ट में दिया है कि जब क्लिसबेलिया न्यूमोनी बैक्टीरिया जो है उनको बैक्टीरियोफेज वायरस जब उनको इन्फेक्ट करता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से वो एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं अपने प्रोटीन में जिसको वो नियो बोलते हैं। ठीक है, उस स्थिति को क्या बोलते हैं, नियो। अब ये स्थिति क्या है, इससे
जो प्रोटीन ऐसा काम करता है जिससे बैक्टीरिया चले जाते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन वाली अवस्था में। अब सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होता है? सस्पेंडेड एनिमेशन एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कोई भी जानवर एक प्रकार से बेहोशी की अवस्था में होता है, मतलब उसका शरीर सिर्फ जीवित रहता है और किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती उसमें। ऐसे बोल सकते हैं कि उसके शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है तो उसका जो उसमें जो भी इन्फेक्शन होते हैं उसके शरीर में, उनका फैलना बहुत कम हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेढक मेढक जैसे जानवर जो है गर्मी के दिनों में आपको दिखाई नहीं पड़ते होंगे, क्योंकि वो अपने आप को ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पर उनको कम से कम कार्य करना पड़े, मतलब एक प्रकार से सुसुप्ता अवस्था में चले जाते हैं, जिससे कि उनके ऊपर गर्मी का प्रभाव कम पड़े। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही बैक्टीरिया भी करते हैं। जब उनके ऊपर बैक्टीरियोफेज वायरस आक्रमण या अटैक करता है, इन्फेक्टेड करता है उनको, तो वो ऐसा काम करते हैं जिससे उनके शरीर में जो इन्फेक्शन फैलने का चांस है वो एकदम से कम हो जाता है। ठीक है, यही सजेशन जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने दिया हुआ है, और उन्होंने इसी क्रम में आगे बताया है कि कोविड 19 जो पैंडेमिक हुआ था उसमें भी इस प्रकार के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का एक प्रकार से जिक्र मिलता है। ठीक है, अब पूरी दुनिया की बात की जाए तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, ये आज के ज़माने में बहुत सारी मदद करता है, खास करके वायरल इन्फेक्शन में। ये लोगों में खास करके अगर उनका डायग्नोस किया जाए, उनको पता लगाने का जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट में काफ़ी मदद पहुंचाता है। ठीक है, ये पूरा मामला है। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब सिंपल सा बात एकदम समझिएगा। डीएनए डीएनए से आरएनए, ठीक है, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सीधी सी बात। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एकदम सिंपल सा मेथड है, इसको समझिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। डीएनए से आरएनए जब होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और वही प्रक्रिया उल्टी हो जाती है जब आरएनए से डीएनए होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, हालांकि शुरू में वैज्ञानिक खोजों की शुरुआत में, बायोलॉजिकल रिसर्च की शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि जो हमारी हेरिडिटरी प्रोसेस है, जो हमारी अनुवांशिक प्रक्रिया है, उसमें एक ही विधि, एक ही प्रवाह होता है, एक ही दिशा, उसमें क्या उसको बोलते हैं डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, हमको नहीं पता था कि आरएनए से भी डीएनए बन सकता है। ठीक है, जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी 70 के दशक में, 1970 के आसपास के दशक में, तब तक हम यही मानते थे कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन। हमको ये नहीं पता था कि आरएनए से डीएनए, मतलब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस हमको बिल्कुल नहीं पता था। ठीक है, ये पूरा मामला है। इसमें आप देख रहे होंगे इस फिगर में, इसमें एक जगह दिखाया जा रहा है डीएनए रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन, एक जगह दिखाया जा रहा है, और एक जगह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से आरएनए जब बन रहा है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं, और जब आरएनए से डीएनए बन रहा है तो उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और यही प्रक्रिया जो है बैक्टीरिया फॉलो करता है। ठीक है, अब चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। एक बार पहले डीएनए के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद आगे बताएंगे। तो जो डीएनए होता है, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये एक प्रकार का मॉलिक्यूल है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने साथ लिए रहता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब अनुवांशिकी जानकारी। ठीक है, अनुवांशिक जानकारी अपने साथ लेता है। अब इसको सिंपल भाषा में अगर समझें तो इसका मतलब होता है कि एक पीढ़ी से अगर कोई जानकारी या कोई इंफॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल स्वरूप आपकी नाक आपके पिताजी के जैसी अगर हो, जैसे अगर आपकी नाक आपके पिता की जैसी है, तो फिर ये इंफॉर्मेशन कौन लेकर आया? ये इंफॉर्मेशन लेकर आता है डीएनए। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। डीएनए ही वो जानकारी अपने साथ रखता है, उसको कैरी करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो उसको हम बोलते हैं डीएनए, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसको न्यूक्लिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में अधिकतर पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या होता है? मेन काम इसका होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव के डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है। ठीक है, और डीएनए जो है वो टू स्ट्रैंडेड, मतलब दो डबल हेलिकल मॉडल में बना होता है, जैसा कि आप इस पूरे फिगर में देख रहे होंगे, जैसे सीढ़ी नुमा इसकी आकृति है। ठीक है,
इसमें डबल स्ट्रैंडेड मतलब एक तो इस तरफ की लाइन और एक दूसरे, और उसके बीच में ये बेस पेयर्स हैं, इसके क्षारीय जोड़े इसमें बने हुए हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं डीएनए, ठीक है। ये पूरा मामला है, इसको हम बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। अब मेजॉरिटी ऑफ डीएनए मतलब जो डीएनए अधिकतर हमारे सेल में कहाँ पाया जाता है, हमारे कोशिकाओं में अधिकतर जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि डीएनए दो जगह पाया जाता है हमारे शरीर में, हमारे कोशिकाओं में, एक तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो जो न्यूक्लियस में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। जो डीएनए हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं, और जो डीएनए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। और ये जो डीएनए होता है हमारे जितने भी जीव होते हैं उन सब जीवों के लिए, उनके अणु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें, इसके ओरिजिनेशन की बात करें, ओरिजिन की बात करें, तो लेट 1800 में हुआ क्या, स्विस बायोकेमिस्ट थे, उनका नाम था फ्रेडरिक मिसर, ठीक है, इन्होंने डीएनए की खोज की। तो एक वन फैक्ट है कि फ्रेडरिक मिसर ने ही डीएनए की खोज की, ठीक है। अब डीएनए को फिगर आउट मतलब डीएनए को पूरी तरीके से समझने के लिए उसके बाद भी 100 वर्षों से ज्यादा समय लग गया, ठीक है। तो जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस तथा रोसलिन फ्रैंकलिन ने कुल मिलाकर डीएनए को सबसे पहले प्रदर्शित किया, ठीक है, कि डीएनए का हमारे शरीर में क्या महत्व होता है, ये कितना इंपॉर्टेंट हमारे शरीर के लिए होता है। इसका सबसे पहली बार डिमॉन्स्ट्रेशन किसने किया था जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस तथा रोजलिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। और ये हुआ कब था, ये मामला हुआ था 1953 में। इन सारे वैज्ञानिकों ने यह भी खोजा कि जो डीएनए होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है डबल हेलिकल होता है। डबल हेलिकल मतलब जैसे रस्सी होती है, तो रस्सी आप ध्यान से देखेंगे तो रस्सी ऐसे सिंगल नहीं होती है, रस्सी के अंदर रस्सी के जो संरचना है उसको डबल तरीके से वैसे मोड़ी होती है, गुच्छा बना होता है, उसको बोलते हैं डबल हेलिक्स, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर क्या करता है, ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, उससे उसको ये फायदा होता है कि वो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अपने साथ रखता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है, ठीक है, ये पूरा मामला है। अब आरएनए के बारे में समझ लीजिए। आरएनए भी हमारे शरीर का एक न्यूक्लिक एसिड है, जिसको हम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं हम राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसका काम होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने का मुख्यतः यह काम करता है, ठीक है। और खास करके हमारे शरीर में नई कोशिकाओं के प्रोडक्शन में बहुत उपयोगी चीज है, ठीक है। सामान्यतः जो आरएनए होता है वो डीएनए से ही हम निकालते हैं। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम डीएनए से ही आरएनए बनाते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया आरएनए रिजेंबल्स द सेम एज द दैट ऑफ डीएनए, द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट इट हैज अ सिंगल स्ट्रैंड अनलाइक द डीएनए, मतलब कि कहने का अर्थ यह है कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है, ठीक है, उसमें डबल हेलिक्स होता है, लेकिन आप देख रहे होंगे जो आरएनए है उसमें डबल होने के बजाय केवल सिंगल हेलिक्स होता है, ठीक है। ये दोनों में बेसिक अंतर है, ठीक है। ये मामला आपका पूरा रहा। अच्छा, अब कुछ फंक्शंस क्या है आरएनए के, समझ लीजिए। तो ये ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए प्रोटीन करता है, मतलब डीएनए का प्रोटीन में ट्रांसलेशन करता है ये, और ये एक प्रकार से एडाप्टर का काम करता है, खास करके प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। और एक मैसेंजर का काम करता है डीएनए और राइबोसोम के बीच में, राइबोसोम्स ये भी प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। राइबोसोम भी एक प्रकार एक सेल ऑर्गेनेल है, कोशिका का एक अंग है जो प्रोटीन बनाने में काम आता है। तो मैसेंजर का काम करता है डीएनए और राइबोसोम के बीच में, ठीक है। दूसरी चीज, वो कैरियर होते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन के, जैसे डीएनए को मैंने बताया कि ये भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर चलता है, वैसे आरएनए भी जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरियर होता है, ठीक है। ये पूरा मामला हुआ आपका। अब समझिए थोड़ा सा आर्टिकल में और आगे, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जो डिस्कवरी है वो भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। इसकी जो खोज हुई थी वो डेविड बाल्टीमोर इंडिपेंडेंटली इन्होंने खोजा और पब्लिश किया एक नेचर नामक मैगजीन में, ठीक है, नेचर नामक मैगजीन में 1970 में
इन्होंने इसको पब्लिश किया, ठीक है। और उन्हीं के पेपर में डॉक्टर बाल्टीमोर सजेस्टेड दैट द वेसिकुलर सोमैटाइटिस वायरस, अ प्रोटीन कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज वाज इन्वॉल्व इन रिवर्स ट्रांसलेटिंग। मतलब इनका कहने का मतलब था कि ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसको कौन कर रहा है, मतलब कौन एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम जो होता है उसी से क्या होता है, उसी से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो किस तरीके से हमारी मदद करता है। आज 1980 के दशक में, 1980-90 के आसपास में, ये जो HIV नामक HIV रोग होता है, HIV वायरस होता है जो इससे एड्स रोग फैलता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी जैसे खतरनाक जो बीमारियां हैं उनके डायग्नोसिस में और उनके उपचार तथा उनके मैनेजमेंट में ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है वो काफी मदद करता है, ठीक है। ये पूरा मामला है। और डिस्कवरी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज had a significant effect on the management and treatment of HIV infections including acquired immunodeficiency syndrome। वही तो मैंने आपको डिस्कस अभी पहले ही बता दिया कि HIV और हेपेटाइटिस बी जैसे खतरनाक रोगों को उनके ट्रीटमेंट में और उनके इलाज में काफी मदद पहुंचाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। HIV और हेपेटाइटिस बी इसके जो है एक प्रकार से इलाज में और इसके मैनेजमेंट में काफी मदद पहुंचाता है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है जैसे कि ट्रीटमेंट में और मैनेजमेंट में, ठीक है। ये ह्यूमन जीनोम को भी सेव करने में इसकी काफी मदद हुई। ये घातक बीमारियों को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है, घातक बीमारियों को उपचार योग्य बीमारी में बदलता है। मतलब कि डॉक्टर या जो भी क्लिनिशियंस होते हैं वो समझ पाते हैं कि आखिर ये जो घातक बीमारी है इसके पैटर्न क्या है, इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो ह्यूमन जीनोम प्लस एलिमेंट, जो ह्यूमन जीनोम होता है उसमें पुराने वायरसेस के कुछ एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं रेट्रो एलिमेंट्स। क्योंकि वो रेट्रो वायरस परिवार के सदस्य होते हैं इसलिए उनके जो एलिमेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, रेट्रो एलिमेंट। तो इससे ये माना जा सकता है कि जो ह्यूमन जीनोम है उसमें भी कुछ मात्रा में इनका योगदान एक प्रकार से देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब अगले आर्टिकल पर पहुंचते हैं। अगला आर्टिकल संबंधित है सोशल जस्टिस से। जो भी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए उसमें बीजेपी गवर्नमेंट जो है उसको कम लोकसभा सीटें मिलने का जो एक कारण था उसके कारणों पर बहुत गहरा एक विश्लेषण है, उस पर चर्चा की गई है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई गई है कि जो सोशल जस्टिस है, खास करके सामाजिक न्याय, वो एक बड़ा फैक्टर रहा इस बीजेपी गवर्नमेंट के डिक्लाइन में। खास करके जो भी रूरल एरियाज हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट से या स्टेट के लोकल एरियाज हैं, वे भी काफी योगदान उन्होंने दी जो है अपने क्षेत्र में। उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया, बल्कि उसी की जगह पे बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा। इंडिया अलायंस जो है उसमें विशेष तौर पर जिक्र होगा कांग्रेस का। कांग्रेस ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। और इन सब लोगों के पीछे जो अच्छा प्रदर्शन करने का जो मेन मुद्दा है, जो मेन मामला है, उसमें आप सबसे महत्वपूर्ण बात समझ सकते हैं। एक तो आप समझ सकते हैं सोशल जस्टिस, ठीक है। सोशल जस्टिस का मतलब समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, समाज के ऐसे लोग जिनको न्याय की जरूरत है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी देखी गई, ठीक है। आप तो कुछ चीजें आप खुद ही विजुअल कर सकते हैं, अपने मन से देख सकते हैं, जैसे कि रोजगार की एक समस्या देखी गई, ठीक है। रोजगार मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। दूसरी चीज पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट भी हुआ। मानव का जो विकास होना चाहिए जिस स्तर पर, वो भी नहीं हो पाया, ये भी एक बड़ी समस्या रही। और इन सारे फैक्टर्स की वजह से बीजेपी के वोट काउंट में, खास करके उसकी सीट में लोकसभा में काफी गिरावट देखी गई, ठीक है। अब ये जो सारे मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को अगर एनडीए गवर्नमेंट दोबारा से इसको सही करना चाहे, ठीक है, दोबारा से अगर इस पर ध्यान नहीं देगी तो आने वाले वर्षों में उसके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। और अगर बाय द वे इंडिया अलायंस जो है उसको मौका मिलता है सरकार चलाने का, अगर इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं, इंडिया ब्लॉक को मौका मिलता है सरकार चलाने का, तो इन सारे उपयुक्त मुद्दों पर जो है वो चर्चा कर सकती है और उन पर सुधार करके
अपनी स्थिति जो है मजबूत कर सकती है। और दूसरी चीज, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें बहुत सारी उम्मीदें देखी जा रही हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो के मुकाबले। तो दूसरी चीज, और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि खाद्य सुरक्षा का मुद्दा एक सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम बोलते हैं राइट टू फूड। ठीक है, राइट टू फूड, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है, दूसरा चीज, इनएडिक्वेट इनएडिक्वेट फैसिलिटीज। ठीक है, तीसरी चीज, जितनी भी योजनाएं आई उन योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन ना हुआ, ये भी काफी महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। ठीक है, अगर आप पूरे एनडीए गवर्नमेंट की बात करें या बीजेपी गवर्नमेंट की बात करें, तो उसका मुद्दा अगर आप देखेंगे समझेंगे तो उसमें राम मंदिर जो है, एक तो राम मंदिर, पूरे गवर्नमेंट की अगर बड़ी उपलब्धियों की बात की जाए तो एक तो राम मंदिर का बनना, इसको आप बहुत बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं उनकी। दूसरा, 370 जो धारा है उसका समापन। ठीक है, तीसरा जो है वो सीएए का क्रियान्वयन, ये भी उनके लिए आप बड़ा मुद्दा मान सकते हैं। तो अगर कुल मिलाकर ये देखा जाए तो जो बीजेपी गवर्नमेंट है या एनडीए गवर्नमेंट है, वो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, खास करके नागरिकों की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरी तरीके से डिलीवर करने में असफल रही अपने इस सेकंड टर्म में। यही कारण रहा कि उसके जो वोट काउंट है, उसकी जो सीट काउंट है, वो गिरने के कगार पर आ गया। ठीक है, और एक चीज और, ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐसा माना जा सकता है कि रिवाइवल ऑफ फेडरलिज्म आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, रिवाइवल ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का जो बेस होता है, जो उसका सबसे मुख्य आधार होता है, उसका मतलब होता है कि जो शक्तियों का बंटवारा है वो केंद्र और राज्य में हुआ है। ठीक है, केंद्र और राज्य में शक्तियों का जो बंटवारा है वो संविधान ही करता है, इसीलिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है फेडरलिज्म में। तो उसका अगर सही ढंग से पालन ना हो तो फिर फेडरलिज्म का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए सरकारों का चेंज होना काफी आवश्यक होता है किसी भी लोकतंत्र को चलाए रखने के लिए। और अन्य राज्यों में, जैसे केंद्र में कोई और सरकार हो, राज्य में कोई और सरकार हो, और उन सारी सरकारों के साथ जो सही रूप से क्रियान्वयन और उनका समन्वय है, वो काफी आवश्यक चीज समझ में आती है इस पूरे मामले में। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझिएगा कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, बीजेपी की कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं, वो उन्होंने भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला उनके इस पूरे डिक्लाइन में। ठीक है, अब कुछ फ्लेक्सिबल मनरेगा, जैसे कि ये एम्प्लॉयमेंट से संबंधित अगर बात करें, जिसमें रोजगार देने की बात की गई है, उसमें मनरेगा जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण एक स्कीम है। ठीक है, खास करके अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है वो भी काफी इम्पोर्टेंट रखती है। एट लीस्ट द राइट टू फूड विच इज स्टिल इन एडिक्वेट एंड डिनाइड टू एटलीस्ट 100 मिलियंस ऑफ इंडियंस। और इन सारी योजनाओं को, इन सारे मामलों को क्या किया गया, डिनाई किया गया, एक प्रकार से इग्नोर किया गया बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। राइट टू एजुकेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण मामला रहा। जो हमारे विद्यार्थी लोग हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो काफी निराश रहे इन मामलों में, इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा। और ये पब्लिक डिलीवरी रादर देन एक्सपेंसिव एंड एक्सक्लूसिवली प्राइवेट एजुकेशन। ठीक है, सरकारी तंत्र काफी नुकसानदायक हुआ। इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो उसका असर आप साफ साफ दे सकते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा क्रिएटिंग जॉब्स। जॉब क्रिएशन जो है, नौकरियों का जो एक प्रकार से क्रिएशन है, वो भी नहीं हो पाया। इससे बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो फ्रस्ट्रेट हुए। बहुत सारे यूथ, यंग पीपल जो है उनका भी निराशा हुई इन सब चीज़ों से, जिससे आप बदलाव आप अपने सामने देख ही रहे हैं, रिजल्ट जो आपको आया हुआ है। ठीक है, और इन्हीं सारी चीज़ों पर जो है आने वाली गवर्नमेंट को काम करना होगा, अदरवाइज मामला और बिगड़ सकता है। ठीक है, ये पूरा मामला रहा। अब सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, बीजेपी के ऊपर काफी निर्भर था ये, और लोग ये कयास लगा रहे थे
कि बीजेपी फिर से बहुमत के साथ आएगी, और ऐसा हुआ नहीं। और जब ऐसा नहीं हुआ तो शेयर मार्केट में, जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। ठीक है, भारी गिरावट देखने को मिली। चूंकि उसका गिरावट का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि स्टॉक मार्केट हैव बीन एक्सपेक्टिंग अ कंप्लीट मेजोरिटी फॉर द बीजेपी एंड थम्पिंग विक्ट्री फॉर द एनडीए। मतलब कि जो स्टॉक मार्केट था वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था, ऐसी अपेक्षा कर रहा था कि जो बीजेपी है वो काफी अच्छे बहुमत के साथ आएगी, और ऐसा नहीं हुआ। तो परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला कि लोगों में, और खास करके एग्जिट पोल भी वही कह रहा था। ठीक है, एग्जिट पोल जो अपना एक्सपेक्टेशन कर रहा था या जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया था उसमें भी यही बोला था कि 400 प्लस होने वाला है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से जो स्टॉक मार्केट है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, और जो है शेयर गिरने शुरू हो गए। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि जो मार्केट होता है, जो बाजार होता है, वो सारे चैलेंजेस से जो है एक प्रकार से वो अवेयर है। जैसे जो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, गठबंधन की जो सरकार होती है, उसके बारे में उसको पता है कि जब भी गठबंधन सरकार आती है तो जो भी नीतियां बनती हैं, जो भी पॉलिसीज आती हैं, वो पॉलिसीज कहीं जल्दी से लागू नहीं हो पाती। क्योंकि जब गठबंधन सरकार रहती है तो कई लोगों से पूछना पड़ता है। हर गठबंधन में, अब पता चला एनडीए को ही आप मान लेते हैं, तो एनडीए में बीजेपी है, ठीक है, टीडीपी है, और ये जेडीयू है। ठीक है, अब इन सारों को, इन सभी को अगर आप मिला देंगे तो अगर कोई भी योजना लगानी होगी, कोई भी पॉलिसी लानी होगी, तो तीनों लोगों से एक बार पूछिए, उसके बाद तीनों लोग अगर सहमत हो तब कोई पॉलिसी जाकर लागू होगी। तो जब स्टॉक मार्केट में इस तरीके की समस्या आती है, अनस्टेबिलिटी आती है, तो जाहिर सी बात है लोग अपना शेयर वहां लगाना नहीं चाहते, वहां इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते। और जब शेयर नहीं लगेगा, जब उस पर भरोसा कम जताया जाएगा, तो जाहिर सी बात है शेयर मार्केट में गिरावट तो देखी ही जाएगी। ठीक है, ये पूरा मामला है, और यही सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा कि जो सेंसेक्स जो है उसके उसमें गिरावट एक प्रकार से देखी गई। ठीक है, अब चलिए स्टॉक एक्सचेंज के बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? ठीक है, एक स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस होता है जहां पर अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटीज, जैसे कि शेयर्स, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, इसमें और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पर बेची जाती हैं, सॉरी खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं, और वो एक रेगुलर बेसिस पे होता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और सेंसेक्स क्या है? तो सेंसेक्स भी एक प्रकार का स्टॉक एक्सचेंज है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स जो है भारत का एक प्रकार से देखा जाए ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, और इसको हम बोलते हैं बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। और तकरीबन 30 कंपनियां जो काफी मजबूत है फाइनेंशियली, उनको इसमें जो है मेंशन किया जाता है, उनमें एक प्रकार से इनका लिस्टिंग होती है। ठीक है, 30 कंपनियों की लिस्टिंग होती है। ठीक है, ये पूरा मामला है। चलिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में कुछ समझ लेते हैं। आज 5 जून है। ठीक है, इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो है समझ लेते हैं। अब अगर देखा जाए पृथ्वी के बारे में तो पृथ्वी, अगर पृथ्वी के बारे में बात की जाए तो पृथ्वी जो है वो हमें सभी प्रकार के रिसोर्सेज, सभी प्रकार के संसाधन हमें प्रदान करती है, और हमारा जीवन बहुत अच्छा चले अगर हमारे अंदर लालच ना आए। गांधी जी का एक कथन है, गांधी जी ने कहा था कि यह धरती जो है, उस धरती पर रहने वाले सारे मनुष्यों के आवश्यकता या नीड को तो पूरा कर सकती है, सभी धरती पर पाए जाने वाले सभी मनुष्यों के नीड को तो पूरा कर सकती है, परंतु केवल किसी एक मनुष्य के ग्रीड को पूरा करने में अक्षम है। मतलब अगर कोई एक व्यक्ति लालच कर दे तो इस पूरी धरती पर पाए जाने वाले जितने संसाधन है, जितनी संपत्ति है, वो सब कम पड़ जाएगी एक मनुष्य के लालच के पीछे। और आज के जमाने में वही हो रहा है। आज के इस युग में आप देख रहे हैं सभी व्यक्ति ग्रिड के पीछे ही परेशान है। ठीक है, कि अच्छी गाड़ी ले लें, बड़ा बंगला ले लें, एसी रहे उसमें, फ्रीज, और इन सब चीजों से क्या निकल रहा है? कहीं ना कहीं कार्बन इमिशन हो रहा है, और कार्बन इमिशन बहुत बड़ा योगदान कर रहा है जीएचजी इफेक्ट में, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है।
जिससे हमारे धरती का तापमान बढ़ रहा है। और धरती के तापमान बढ़ने से जो धरती है वो कहीं ना कहीं, जो धरती की मिट्टी है, जो भूमि है, वो डिग्रेड हो रही है। और धीरे धीरे डिग्रेड इस स्तर पर हो गई कि अब तक 40% डिग्रेडेशन हो चुका है। और उसका परिणाम ये सामने आएगा कि धीरे धीरे पूरे धरती की जो, पूरे विश्व की जो धरती है, जो पूरे अर्थ की धरती है या जो भूमि है, वो बंजर हो जाएगी और लोग भूखे मरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, खाने को एक अन्न नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से हम अपने फिजिकल, अपने मेंटल, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, ठीक वैसे ही हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पृथ्वी का भी उसी तरीके से ध्यान रखें। ठीक है, यही हमारा एक ऐसा घर है जहां पर हम रह सकते हैं। पूरे सौर सौर सिस्टम में, पूरे सोलर सिस्टम में केवल एक ग्रह पृथ्वी ऐसा है जो रहने लायक है, और उसको भी हम रहने लायक नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये पूरा मामला है। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनके साथ हम ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा रूदलेस व्यवहार कर रहे हैं, जिससे वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके कम हो जा रहे हैं। जो फॉरेस्ट को हम लोग बहुत ज्यादा, जंगलों को बहुत ज्यादा काट रहे हैं। ठीक है, और हम पूरे दुनिया भर में पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। और यह अंतिम बार है कि अगर हमने अब नेचर को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट नहीं किया, तो फ्यूचर ऐसा आएगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग इकोसिस्टम को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। इकोसिस्टम पूरी तरीके से संकट में आ गया है। हम जंगलों को ड्राई लैंड में बदल रहे हैं। ठीक है, फार्म लैंड जो है वो खत्म हो रहा है। झीलें जो है वो सूख रही हैं। जो प्राकृतिक स्थान है वो भी अब ह्यूमैनिटी के द्वारा जो है क्या कर रहे हैं, मतलब मानवता का इतना ज्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है कि वो अपने पूरे चरम रूप से खत्म होने के कगार पर आ गए हैं। अब अगर हम यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन की बात करें, तो अब तक 40% धरती या जो भूमि है वो डिग्रेड हो चुकी है, और पूरे दुनिया की जो आधी आबादी है उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, और द नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्राउट्स हैज इंक्रीज्ड बाई 29%। मतलब जो सूखे की जो घटनाएं हैं वो 29% ज्यादा हो चुकी हैं। तकरीबन 2000 ज्यादा हो गई हैं, मतलब 2000 बार ज्यादा हो रही हैं। विदाउट अर्जेंट एक्शन ड्राउट कुड अफेक्ट मोर देन 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बाई 2050। मतलब 2050 के 3/4 का जो पूरा मामला है उसको इफेक्ट करने वाला है ये सूखा। सूखे की वजह से 3/4 जो है 2050 के इफेक्टेड होने वाले हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में समझ लें। 1972 में एक जनरल असेंबली बुलाई गई यूनाइटेड नेशंस की, और उन्होंने जो जून 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने का फैसला किया। ठीक है, और जो फर्स्ट पार्टी, इसका जो पहली बार का जो स्लोगन था उसका नाम था ओनली वन कंट्री। ठीक है, टुक प्लेस इन 1973। ठीक है, ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर WED इवॉल्व्ड इनटू ए प्लेटफॉर्म टू रेज अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट। मतलब आने वाले वर्षों में जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है या जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिजाइन की गई इस डे ने आने वाले वर्षों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को अवेयर करने के लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में जागरूकता फैलाने का काम किया। ठीक है, जैसे कि इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को एक प्रकार से कंट्रोल करना, सस्टेनेबल कंजम्पशन करना, सतत कंजम्पशन, और जो सी लेवल राइज हो रहा है, मतलब जो समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, तथा जो फूड सिक्योरिटी की समस्या है, उन सारी समस्याओं पर एक प्रकार से काम करने का इसका मुख्य फंक्शन है। ठीक है, और ये हेल्प करता है, कंजम्पशन हैबिट को भी चेंज करने में मदद करता है, जिससे कि हम नेशनल और इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज में बदलाव ला सकें, जो कि इन्वायरमेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण हो। 2024 जो है वो 30वीं एनिवर्सरी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, UNCCD इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट 2024 की जो थीम है वो डिसाइड हो गई, उसका नाम है लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रिजिलियंस। ठीक है, और जो 16th सेशन है, COP16 जिसको हम बोलते हैं, ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू द कम्बाट डिजर्टिफिकेशन विल टेक प्लेस इन रियाद। ये रियाद में होने वाली है पार्टी। जो कैपिटल है किसकी, ये कैपिटल है सऊदी अरबिया की। और ये कब होगी, 2 से 13 दिसंबर 2024 को यह मीटिंग जो है संपन्न की जाएगी। ठीक है,
ये आपका पूरा मामला रहा आज का। ठीक है, आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, उसको ध्यान में रखते हुए आप जो है पेड़ पौधों की पूर्ण रूप से सुरक्षा करने का एक प्रकार से आप वादा लें या प्रतिज्ञा करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। और जो भी लोग यूपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसे सारे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो कृपया चैनल को जो है और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।